आ रहा है वॉइस? हाँ? चलिए, गुड गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से स्वागत है सभी का साथी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं जल्दी से आ जाएंगे चेक करने के लिए अपने आप को कि कितने आपके थ्योरी में तैयारी हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्या देख रहे थे, अधिगम से क्वेश्चन कर रहे थे और आज भी हम करने वाले हैं। लास्ट सेशन ये होने वाले हैं अधिगम का। ठीक, और एक बार चेक करके बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। और आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेंगे। चलिए, आ रही मेरी वॉइस? स्टार्ट करें फिर। ठीक, हमने कल यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब इसके जस्ट पहले। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं देखा है, क्योंकि इसको अगर आप लोग नहीं देखोगे तो इधर का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो अधिगम के बारे में देख रहे थे। अधिगम सभी को पता है ना क्या होता है, लर्निंग करना, पढ़ना। ठीक है, उसी से हमको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला मीन्स इससे पहले और हो चुका है। हाँ, क्या हो गया? हाँ ठीक, दिख गया वीडियो? ठीक, चलिए एक बार बता देंगे सभी। अब क्लियर है ऑडियो और वीडियो? उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन। हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को बता देंगे। आ रही ना? चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अधिगम से, और ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से अधिगम या अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, जे है ज्ञानात्मक सीखना, जिसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, भावात्मक। ठीक है, भावात्मक को इफेक्टिव नहीं बोलेंगे ना, इसको हम इसमें इसको क्या लिया गया है, भावात्मक लिया गया है। ठीक है, इफेक्टिव करके। प्रभावी सीखना, ठीक, क्या ये होगा? संवेगात्मक सीखना, इमोशनल, कि क्रियात्मक सीखना? चलिए बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन किसको किसको लिया गया था। ठीक, आ रही है ना? ठीक, चलिए बताइए कौन सा होगा। ठीक, तो देखिए, अधिगम के कुछ प्रकार ही एक बार पूछा भी गया था कि अधिगम के कितने प्रकार है करके। ठीक है, अधिगम के कितने प्रकार है ये पूछा गया था आपको। अधिगम के कितने प्रकार है ये आपको पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले कि अधिगम के जो प्रकार है वो कितने हैं। तो कितने होंगे, किसी को पता है कितने हैं? नहीं पता? ये पूरा है? ठीक है, नहीं है। ठीक, कितने हैं तो आपको याद रखना है, तीन। अधिगम के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार के। कि हम तीन प्रकार से क्या कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आपको याद रखना है ज्ञानात्मक। कौन सा? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक सीखने का मतलब है कि अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए। ठीक है, मतलब ज्ञानवर्धक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ही आप इसको क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो। तो सीखना मतलब क्या होता है, एक तो हम मतलब ज्ञान पाने के लिए सीखते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक सीखेंगे, कॉग्निटिव सीखेंगे, जिसमें हमारा मानसिक विकास होगा। जिसमें हमारा कौन सा विकास होगा? मानसिक विकास होगा। जानते भी हो मानसिक विकास देने वाले कौन थे? जीन पियाजे थे, जिन्होंने मानसिक विकास एक बच्चे में कैसा कैसा होता है उसके 4 चरणों को बताए थे। ठीक है, 4 प्रकार के उन्होंने दिए थे कि मानसिक विकास कैसे कैसे होता है, बच्चों में ज्ञानात्मक विकास कैसे कैसे होते हैं। तो एक तो हम ज्ञानात्मक क्या करेंगे, सीखेंगे। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा जो है वो भावात्मक। ठीक है, क्योंकि ज्ञानात्मक के साथ साथ अगर आप भावात्मक नहीं सीखते तो ये कोई मतलब ही नहीं है आपके अधिगम में। तो दूसरा क्या होता है, भावात्मक सीखना। भावात्मक सीखने के बारे मतलब बोलने का क्या मतलब है कि उनको आप बताइए कि हमको जैसे अपने बड़े हैं उनको साथ हमको कैसे मतलब क्या
बन के रहना है या कैसे बातें करनी है, ठीक, छोटों के साथ हमको कैसे बातें करनी है, हमको बात बात में रिएक्ट नहीं करना है, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट आपको क्या करवानी है, बच्चों के साथ करवानी है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, भावात्मक लेना है, ठीक। तीसरा प्रभावी नहीं होगा, इसमें प्रभावी सीखना नहीं दिया गया है और ना ही इसमें संवेगात्मक दिया गया है। हालांकि आपको लगेगा कि मैम यहाँ पे इमोशनल भी दिया है 2 जगह, ठीक है, क्योंकि भावात्मक का मतलब भी क्या होता है, संवेगात्मक होता है, तो वहां पे भावात्मक को लिया है ना कि संवेगात्मक को। जब हम विकास करते हैं तो विकास के अंतर्गत हम संवेगात्मक को लेंगे, लेकिन जब हम अधिगम कराते हैं तो अधिगम में हमेशा आपको किनको लेना है, भावात्मक को लेना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका कौन सा आ जाएगा, क्रिएटिव माइंड, ठीक है, मतलब हमेशा उनको एक्टिव रखना है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए उनको क्या करना है, प्रेरित करना है, नया कुछ सीखने के लिए देना है, ठीक है। क्रिएटिव मतलब बोलने का मतलब है मतलब को एक्टिव, ठीक है, को एक्टिव बोलने का मतलब है कि उनको कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, ऐसा सिखाना है जो उनका मतलब हम क्या बोलते हैं, जो बच्चे नए नए चीजें करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सृजनशील, ठीक है, तो उनमें सृजनशीलता का क्या हो, विकास हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 3 प्रकार से हम क्या करवा सकते हैं, बच्चों को लर्निंग करवा सकते हैं, अधिगम करा सकते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। दोनों को आप लोगों को नहीं लेनी है। तो JKN किस में दिखाई दे रहा है, JKN, ठीक, सी में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों को आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है वीरेन जी, वेरी गुड, एकदम सही है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये 3 है। और बस आपको उस टाइम नंबर पूछा गया था कि अधिगम के कितने प्रकार है करके, तो उस टाइम किसी ने नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो या पता भी नहीं था, तो आपको याद रखना इसके 3 प्रकार है, कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल विधि पर आधारित विधियों को उनके प्रतिपादकों के साथ सही मेल करिए, ठीक है, मैंने पूरा रटवाया था उस दिन आप लोगों को। चलिए बताइए फिर क्या होगा इसका आंसर, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादककर्ता कौन हो जाएंगे, बताना है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, ह्यूरिस्टिक। तो देखिए अगर सबका नहीं पता होगा तो कम से कम 2-3 का तो पता होगा ही होगा, ठीक, जिसको हम ऐसे पढ़ते हैं, तो उसको आप लोग करके चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए ऑनलाइन वाले भी आंसर करेंगे, हाँ बिल्कुल 3 प्रकार होंगे, करिश्मा जी, ऋषि जी, वेरी गुड, एकदम सही है, ठीक है। चलिए तो ये सभी को पता होगा, ठीक, प्रोजेक्ट में आधा पा रहा है और एक किलपेट्रिक आता है, किलपेट्रिक में भी आधा पा रहा आता है, ठीक, आधा रहा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ है किलपेट्रिक, दिख रहा है क्या, विलियम किलपेट्रिक, ठीक है। अब देखो ए का बी किसमें आ रहा है, तो पहले ऐसे ढूंढना है, ठीक है, ए का बी किसमें आ रहा है, मतलब ए बी का पहला किसमें आ रहा है, ठीक है, तो बी का पहला एक तो सी वाला में आ रहे हैं और किसी में नहीं आ रहा है, मतलब इसका आंसर सी हो सकता है, ठीक है। हाँ किसमें दिया है, बी में भी है, अच्छा ए का दूसरा, ठीक, इसमें भी है, ठीक, ये दोनों ऐसे ही कट जाएगा, ठीक। चलिए अब हमको क्या पता है, फ्रोबेल का पता है क्या सभी को, किंडरगार्टन उन्होंने दिए थे, ठीक है, फ्रोबेल का पता है सभी को, किंडरगार्टन कहे थे, इन्होंने क्या कहा था, बालोद्यान कहा था, ठीक है, बालोद्यान मतलब उन्होंने क्या कहा था कि विद्यालय को उन्होंने उद्यान के समान माना था, जिसमें शिक्षक को उन्होंने क्या कहा था, माली कहा था, और बच्चों को उन्होंने क्या कहा था, फूल कहा था, जिनकी देख रेख जो है वो कौन करते हैं, शिक्षक करते हैं, मतलब बच्चे की देख रेख हम ही तो करेंगे ना, तो हम कौन है, माली हो जाएंगे, और बच्चे जो है वो कौन हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे। फ्रोबेल ने ऐसा कहा था, किंडरगार्टन दिया था उन्होंने, कौन कौन सा, UKG और LKG, ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। फिर मॉन्टेसरी, ये भी हमको पता है, मारिया मॉन्टेसरी हो जाएंगे, जो कि स्पेशली कौन से बच्चों के लिए था, मन बुद्धि बच्चों के लिए था, ठीक है, जो बच्चे मतलब पढ़ लिख नहीं पाते थे, बहुत ही कमजोर थे, उन लोगों के लिए होता था, ठीक, मारिया मॉन्टेसरी का। उसके बाद और कौन सा हमको पता है, डाल्टन विधि, कौन हो जाएंगे, डाल्टन का हेलेन पार्कहर्स्ट और ह्यूरिस्टिक विधि इनसे संबंधित है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग से। अब बताइए कौन सा सही है, ठीक है, तो दूसरा का ए किसमें आ रहा है, इसी में आ रहा है क्या, ठीक है, पहला का बी किसमें आ रहा है, इसी में आ रहा है। फिर चौथा का हम क्या देखते हैं, चौथा का सी किसमें आ रहा है, ठीक, इसी में आ रहा है। पांचवा का डी भी इसी में आ रहा है क्या, ठीक, तो यही सही आंसर हो जाएगा क्या, सी, ठीक। तो चलिए कौन कौन सही आंसर लगाए हैं, सबका सही है, चलिए भाई वेरी गुड, एकदम सही है, ठीक, गुड आ गए आप लोगों को भी। चलिए एक और क्वेश्चन दिया है वैसी टाइप का, निम्न विधियों को उनके प्रतिपादकों के साथ सही मेल कीजिए, ठीक। अभिक्रमित अनुदेशन बताया था इसको मैंने, बिनेट टीका प्रणाली इसको भी बताया था, डिक्रोली विधि, मॉरिसन योजना, खेल विधि।
चलिए बताइए क्या होगा। ठीक, तो मारिया मॉन्टेसरी हो गया, फ्रोबेल गार्डन हो गया, ये सब जो है वो खेल विधि के अंतर्गत आएगा। और खेल विधि के प्रतिपादन करता किनको बताया था? होल्डवे कुक। ठीक है, कुक, कुक करने वाले खेलते हो नहीं आप लोग, बचपन में कुकिंग करते हो, खिलौना खेलते हो, तो कोल्डवे कुक हो जाएगा। ठीक, खेल विधि हो जाएगा। उसके बाद हमको ये पता है मॉरिशस विधि, मॉरिशन ही देंगे। ठीक है, फिर हमको ये भी पता है कि अनुक्रमण विधि किन्होंने दिए थे? स्किनर ने। ये स्किनर नहीं है, स्किनर है। ठीक है, स्किनर ने दिए थे। और क्या क्या पता है? डेक्रोली विधि, तो ये किससे संबंधित है? ओविड डेक्रोली ने इसको दिए थे। ठीक है, और बिनेटिका विधि किससे संबंधित है? तो डॉक्टर कॉल्टन वॉसबर्न हो जाएगा। याद करवाया था ना, वहां से बा आपको याद रखना है, बिनेटिका वासबर्न। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें क्रम में क्या करने के लिए दिया जाता है? बच्चों को एक टुकड़ों में उसको तोड़ा जाता है और उसको सिखाया जाता है। ठीक है, मॉरिसन योजना, मॉरिसन योजना के तहत भी क्या किया जाता है? इसको भी कहीं ना कहीं पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। और खेल विधि के अंतर्गत जितने भी फ्रोबेल है, किंडरगार्टन विधि है, ठीक है, आपके मारिया मॉन्टेसरी है, प्रोजेक्ट विधि है, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। किसमें दिख रहा है बताइए फिर? अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 समझ जाओगे ना? 1 2 3 4 5। चलिए बताइए कौन सा होगा? पहला का बी आ रहा है। ठीक है, पहला का बी किसमें है? एक तो सी में है, एक तो बी में है। उसके बाद देखते हैं दूसरा का ए किसमें है? तो दूसरा का है दोनों में ही दिया है। ठीक है, तीसरा का डी किसमें दिया है? तो तीसरा का डी दोनों में ही दिया है। देखो इतना पूरा बनाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चौथा का ई किसमें दिया है? बी में दिया है ना। ठीक, इसमें देखो चौथा में सी दिया है, लेकिन इसमें क्या दिया है? चौथा में ई दिया है। बच्चा कौन सा? पांचवा का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन न्यू लग रहा है? हाँ, तो क्वेश्चन न्यू ही आएगा ना जी। ठीक है, चलिए, इसको मैं करवाई थी लेकिन कल बताई थी आप लोगों को, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र संबंधी कारकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। शारीरिक विकास अधिगम को प्रभावित नहीं करता, रुचि अधिगम को बढ़ाती है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि संवेग जो इमोशन है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए आंसर करिए। आप लोग जब सीक्वेंस में देखेंगे ना क्लास को तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इससे पहले जो इससे 2 क्लास हो चुके थे उसको आप लोग देखिएगा, उसके बाद वो पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी विधि है। सब अधिगम की विधियां है कि हम बच्चे को कैसे कैसे विधि का यूज करके अधिगम उनको करवाते हैं। ठीक है, और उसको आप लोग नहीं देखे होंगे और आज क्लास अटेंड कर रहे होंगे ना, तो बिल्कुल आपको ये नया ही लगेगा। ठीक है, चलिए सी आ रहा है सभी का, आप लोग बताइए सी। ठीक, तो यहाँ पे अधिगम को प्रभावित करने वाले, देखो अधिगम को सबसे ज्यादा हमको प्रभावित क्या क्या चीजें करती है? तो सबसे पहले तो ये सब में कॉमन है, कौन सा? वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत। ठीक, और एक वातावरण, सब में ये कॉमन रहते हैं। ठीक है, ये हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? शारीरिक विकास अधिगम को प्रभावित नहीं करते, ऐसा बोला गया है। बिल्कुल गलत है। शारीरिक विकास कैसे अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा? अभी आपका तबियत खराब रहेगा और मैं कुछ भी अगर चीज आपको समझाऊंगी तो समझ में आएगा क्या? पढ़ने का भी मन नहीं होगा, थोड़ा सा सिर दर्द होता है, चक्कर आने लग जाता है, तो कोई भी माइंड काम नहीं करता, बिल्कुल हम पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2-4 दिन तबियत खराब हो जाएगा, पूरा सबको भूल जाओगे, पढ़ोगे ही नहीं। तो शारीरिक विकास मेन चीज है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी आपका शारीरिक विकास अच्छे से होगा, और शारीरिक विकास आपका अच्छे से है मतलब आपका मेंटल भी क्या करेगा? काम करेगा, मानसिक भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करता बोला गया है, तो ये गलत हो जाएगा। रुचि अधिगम को बढ़ाती, आपको रुचि ही नहीं है, ठीक है, सीडीपी पढ़ने में बहुत कंचट लगता है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो कितनों भी आप इसको पढ़ लो आपको याद ये नहीं होगा। लेकिन जहां पे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, अरे यार ये क्या है, बच्चों के विकास से ही तो संबंधित है। हमने शुरू से लेकर के जन्म से लेकर के जो भी हमें क्या है डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी हम चीजें सीखे हैं, उसी के तो बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। थोड़ा सा अगर रुचि आ जाता है, हमारे आसपास में जो बच्चे हैं जिनको हम डेवलपमेंट होते देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे चीजों को सीख रहे हैं, इसी के बारे में तो पढ़ना है। तो जहां पे आपने रुचि ला लिया, मतलब इजिली तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे निगेटिव वाला कि यार इसमें दुनिया भर का मनोवैज्ञानिक का नाम दिया,
याद कैसे होगा? दुनिया भर का परिभाषा दिया है, हर टॉपिक में परिभाषा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन उसको आपको देखना है कि आप याद उसको कैसे करते हो, बस कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने की जरूरत है तो इजिली याद हो जाता है। तो जहां आपकी रुचि नहीं रहेगी, जहां पे आप बच्चों को क्लास में भी पढ़ा रहे हो, अधिगम को बढ़ाती है ऐसा बोला गया है, ठीक है, रुचि अधिगम को बढ़ाती है, हाँ बिल्कुल सही है कि आपकी क्लास में अगर सभी बच्चे रुचि इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बिल्कुल आप इजिली तरीके से उनको पढ़ा सकते, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो उसको आप कितनों भी आप माथा पटक लो, आप उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। अधिगम का अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऐसे पूछा, मतलब ऐसे बोला, अच्छा अभिप्रेरणा है ना, सॉरी, अभिप्रेरणा का अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं, जितना ज्यादा आप मोटिवेट होंगे, ठीक है, पढ़ते तो हम सब है लेकिन बीच बीच में मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। मैं क्यों पढ़ रही हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरा मकसद होगा पढ़ने का, ठीक है, देखना कभी कभी आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता होगा। कैसे? जब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आपको आंसर नहीं मिलता कि ऑनलाइन में सबके सब आंसर दे रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब मैं इतना कैसे पीछे हो गई हूँ, तो वहां पे मोटिवेशन कैसे गड़बड़ा जाता है कि नहीं, ठीक है। तो कभी कभी टीचर की भी जरूरत होती है, हम कोचिंग क्यों करते हैं, हमको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बीच बीच क्लास में जब टीचर आपको समझाते हैं तो वो चीजें आपको लगता होगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ मुझे करना है ना। तो यहाँ पे मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करता है कि मैं पढ़ क्यों रही, घर में क्या मुझे सब लोग एकदम सुनाए हैं, ठीक है, आसपास के लोग मुझे एकदम तुच्छ समझते हैं, क्या मैं इसके लिए पढ़ रही हूँ, कुछ ना कुछ मुझे अपने लाइफ में करना है, घर में तो कुछ करती नहीं है, बैठे रहती है, ऐसे मुझे बोला जाता है, उसके लिए मुझे कुछ करना है। तो ये सब हमारे छोटे छोटे जो चीजें होती है हमारे साथ जो घटित हुए रहती, वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर ये नहीं होगा, मोटिवेशन आपको नहीं मिलता, तो आप यहाँ पे तैयारी करने के लिए भी नहीं आए रहते, ठीक है। तो मोटिवेशन जो है वो क्या करता है, हमें अधिगम को प्रभावित करता है, और यहाँ पे नहीं करता बोला गया है तो ये गलत होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज है ना, हमारा सबसे बड़ा ये हथियार है, सबसे बड़ा। अगर आप मोटिवेट नहीं है किसी भी चीज को लेकर के, तो मैं सही बता रही हूँ आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा, वहां पे नहीं निकलेगा। लेकिन आप मोटिवेट है कि नहीं मुझे करना ही है, दिखाना है लोगों को, कुछ ना कुछ बनना है, मुझे खुद सेल्फ डिपेंड बनना है, तो बिल्कुल वहां पे आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ, देखो हम लोग जैसे गवर्नमेंट अभी क्या बोले हैं कि किस्त में दूंगा करके, ठीक है, तो किस्त को मत देखते रहो, क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे कि किसी का एज जो है वो 35 निकल गया है, 40 हो गया, यहाँ तक कि 45 भी हो गया, मुझे बहुत मैसेज आते हैं, मेरा 40 है, 2 महीना बचा है, मैं कैसे करूँ, एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। तो इसी को, अगर किसी का एज 25 भी है ना यार, तब भी आप पूरा अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही मत, दिखावा बस मत करो, मैं तो यही बोलती हूँ, ठीक है, कि दिखा रहे हैं दूसरों को, मम्मी पापा को मैं पढ़ रही हूँ, शिक्षक भर्ती की तैयारी करूँ, कोई मतलब नहीं है, दिखावा बस मत करो, देना है तो 100% दो, मत उसको, कोई दिक्कत नहीं, 5 घंटा नींद ले लो ना, पर्याप्त है, लेकिन आप प्रॉपर, आपके पास 24 घंटे का समय है, इस 24 घंटे में आप 8 घंटे प्रॉपर अगर हर दिन भी दे रहे हो ना अच्छे से, ठीक है, मन लगा के, तो पूरा आप सिलेबस को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, और हो जाएगा आपका, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि देखो आदमी जो है वो 200-250 पोस्ट के लिए कितना मेहनत कर रहा है, और लग भी रहा है, उसका लग रहा है कि नहीं, लेकिन हमारे पास कितना है, 5000 है, चलो नहीं दिया, 33,000, 12,000, 14,000, धोखेबाज निकला, लेकिन यही 5000 में हमको अपना जो सीट है वो क्या करना है, बुक करना है, ठीक है। मत दो अपना सीट किसी को, वो आपके लिए बना है, तो आप उसके लिए जी जान लगा दो, ठीक है। तो मोटिवेशन रहना बहुत जरूरी है। संवेग अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो लास्ट टाइम समझ के इसको पढ़ना है, और किस्त में आने वाला है, भूल जाओ, नहीं आएगा, ले देके तो 5000 दे रहे हैं यार, कहाँ से किस्त में देंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देखो पूरा मतलब क्या कर दिए गए, स्कूल को पूरा मर्ज कर दिए गए, तो कभी कभी तो ऐसा नहीं लगता कि सरकारी स्कूल को ही बंद मत करवा दे करके, ये डर होता है। तो अभी से लग जाओ, कम से कम एक सिक्योर रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो वहां पे आपको, जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब लगा रहेगा तो मर्ज भी हो जाता है या बंद भी हो जाता है, तो आपका तो सीट कम से कम बाकी रहेगा ना दूसरों से, ठीक है। तो यही चीजें हैं। चलिए, संवेग अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, और इसमें गलत पूछा गया है क्या, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो एल और एन क्या है, सही है, कहाँ है एल और एन, ठीक, सी में है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। हाँ बिल्कुल, ये बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। 9 घंटे पढ़ रहे हैं फिर भी डर लग रहा है, बिल्कुल प्रांशु जी डरने की जरूरत नहीं है। आप 9 घंटे अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, अपने आप को प्रॉपर दे रहे हो, पढ़ाई को प्रॉपर दे रहे हो, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन पढ़ने से ही कुछ नहीं होता यार, देखो आप लोग दिन भर थ्योरी बस मत पढ़ते रहो, प्रैक्टिस भी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं, लगाओ उसको। सबसे ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट किसमें करना है, एक तो सीडीपी में करना है, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी उनके लिए सीडीपी थोड़ा नया हो जाता है ना,
सबसे ज्यादा आपको किस में कॉन्सेंट्रेट करना है, मैथ्स में करना है, और सबसे ज्यादा आपको किस में करना है, इंग्लिश में करना है। ये तीनों में आपने अगर आपका पकड़ मजबूत है तो बिल्कुल आपको शिक्षक भर्ती निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बनाओ हर दिन कम से कम 4 घंटा मैथ्स को दो, एक दिन में सीडीपी पढ़ो, 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। इंग्लिश उतना भी लेंथी नहीं है लेकिन हमारे लिए है वो। ठीक है, ये तीनों में पकड़ अच्छे से जिनका रहेगा बिल्कुल प्रॉपर उनका निकल जाएगा, क्योंकि पर्यावरण तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, वो हो जाएगा ऐसे ही। क्योंकि देखो पर्यावरण को भी आप लोग एकदम इजी मत समझो ना, अगर वर्ग 2 वाले 3 की तैयारी करो उनके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी सीजीटेट में आप लोग ने देखा होगा कि कैसे पूरे जीएस वाले क्वेश्चन को पर्यावरण में डाल दिए थे, क्योंकि हम एकीकृत करके पढ़ते हैं, उसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड रहता है। सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मतलब उसी में तो दोनों है ना, तो देखो उसमें पूरे जीएस को भी डाल दिए थे। देखियो ना आप लोग, कुछ एक आंदोलन वाला आया था। ठीक, तो ऐसे थोड़ा सा ईवीएस को भी आप लोगों को देखना है। वर्ग 3 वाले के मैं बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, वर्ग 2 वाले तो सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, उनमें अपने पकड़ को अच्छे से बनाइए आप लोग। ठीक है, मेन सब्जेक्ट में अगर आपका पकड़ अच्छा है, क्योंकि वहीं से आपका ज्यादा वेटेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये सभी सब्जेक्ट आपके लिए कैसे हैं, इंपॉर्टेंट, जैसे मैथ्स वाले उनमें अपना पकड़ बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन रहेंगे, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, ये आप में कॉमन रहेंगे। ठीक है, जो विषयवार होने वाले हैं वर्ग 2 के लिए, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना ही है। क्लियर है? चलिए, ये क्या है, अलग क्वेश्चन है क्या? चलिए बताइए। अधिगम के मानसिक कारकों के संदर्भ में गलत कथनों पर विचार करिए। तो जहां पे गलत होता है, सही होता है, उसको हाईलाइट किया करो ना, नहीं तो यही हमारा 1 नंबर ले डूबता है। चलिए, के है बुद्धि स्तर अधिगम को प्रभावित करता है, मानसिक विकास का अधिगम से कोई संबंध नहीं है, परिपक्वता अधिगम को अप्रभावित करती है, कि अभिप्रेरणा का स्तर अधिगम को घटाता है। चलिए बताइए। हाँ करेंगे वर्षा जी, करेंगे, ठीक है। सीडीपी आपकी वजह से डर नहीं लग रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं सीडीपी से डर खत्म कर दूंगी। ठीक है, सर भी है, साहू सर, राकेश सर भी है, तो नहीं डरना है सीडीपी से। ठीक, चलिए बताइए। इंग्लिश का बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। चलो हो गया, कौन सा है? ठीक, तो बुद्धि स्तर अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मानसिक विकास का अधिगम से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल है। अगर मानसिक विकास, भाई मन बुद्धि बच्चे अधिगम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मानसिक विकास जो है वो अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। परिपक्वता, मेच्योरिटी अधिगम को अप्रभावित करता है बोला गया है, तो बिल्कुल भी नहीं। देखो जितना ज्यादा हमें मेच्योरिटी आती है उतनी ज्यादा हम अधिगम कर पाते हैं। अब पहले दूसरे के बच्चों को देख लो, अपरिपक्व है, वो अधिगम कर पाएंगे क्या जितना आप लोग लेवल का सोचे हो? ठीक है, तो यहाँ पे मेच्योरिटी भी क्या है, मतलब एक अधिगम का प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा का स्तर अधिगम को घटाता है, तो ये गलत हो जाएगा क्या? अभिप्रेरणा का स्तर अधिगम को घटाता है बोला गया, और इसमें नहीं है, पूछा गया है ना। ठीक है, तो 3 नहीं है क्या? LMN, ठीक, इसमें दिख रहा है बी में। ठीक, चलिए, तो ऐसे आप लोगों को आंसर यहाँ पे लगाना है, क्योंकि नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल भाई अब विजय होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे द्वारा अभी विजय बैच लाया जा रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, क्योंकि वो तो आते हैं। ठीक, अभी आ गया है इसका पोस्ट मंडी उप निरीक्षक का, और आने वाला है सहायक ग्रेड 3 फूड इंस्पेक्टर, जितने भी है, महिला सुपरवाइजर का, प्रयोगशाला का, जो व्यापम आपके एग्जाम लेती है। ठीक है, अब तो व्यापम ना होकर के अब एसएससी ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है। ठीक है, तो सेम ही रहेगा जो भी है पैटर्न जो है वो। ठीक, तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, और आसपास में कोई भी तैयारी करे उनको बता दीजिएगा। ठीक है, ये सभी जो कोर्सेस है आपको एक साथ देखने को मिलेगा, किसमें? सीजी व्यापम फाउंडेशन बैच में। तो इसके लिए आपको साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां से आप लोग ये कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ डॉली जी, जो नंबर है मैं बता रही हूँ, ये नंबर में आप लोग एक बार कॉल करके बात कर लीजिएगा। ठीक है, 8962। ठीक, फिर वहां से आपको पता चल जाएगा कि जो आप बुक मंगवाना चाहती हो वो कितने में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, कहीं पे भी नोट करके रख लीजिए, जल्दी से इसमें बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी उसका एक्चुअल प्राइस नहीं पता है। हाँ, इसमें बात कर लीजिएगा डॉली जी आप लोग। ठीक, चलिए हो गया, नोट कर लिए नंबर को। अब बार बार मत पूछना कितने का कोर्स है, मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया, 7389053557। ठीक, ये 3 नंबर है, ये तीनों नंबर में एक बार आप लोग कॉल करके बात कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए हो गया। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक संबंधी कारकों के संबंध में, ठीक है, शिक्षक का विषय ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, मतलब जो शिक्षक हमको पढ़ाते हैं सो उनसे संबंधित भी कुछ क्या है, कारक है जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। ठीक, शिक्षक का निष्क्रिय होना अधिगम को बढ़ाता है। शिक्षक विधियां अधिगम को प्रभावित करती है कि बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम को प्रोत्साहित करती है। चलिए बताइए। हाँ ठीक है प्रांशु जी, देखते हैं अब। ठीक है, डी सभी सही सही है। ए ऑप्शन, आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं, ए। ठीक, चलिए शिक्षक का विषय ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। ठीक, बिल्कुल सही है कि जो शिक्षक जिस भी विषय को पढ़ा रहे अब उसमें ही उनका ज्ञान नहीं है। अब मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के बारे में ही नहीं पता, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रभावित करेगा कि नहीं। मेन चीज तो अगर शिक्षक ही मतलब इंटरेस्ट के साथ आपको नहीं पढ़ा रहे, इंटरेस्ट के साथ कब नहीं पढ़ाते, जब उनको खुद आधा अधूरा ज्ञान रहता है। ठीक है, तो वहां पे बच्चे भी क्या नहीं लेना स्टार्ट करते, इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है, तो वहां पे एक शिक्षक को विषय में ज्ञान, जिस भी विषय को वो पढ़ा रहा है उस विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान लेके आना है, तभी वो उसको क्या कर सकते हैं, प्रयास मतलब प्रॉपर तरीके से वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, शिक्षक का निष्क्रिय होना अधिगम को बढ़ाता है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, निष्क्रिय होना, सक्रिय होना बढ़ाएंगे कि निष्क्रिय होना, निष्क्रिय होंगे, उंघाते उंघाते पढ़ा रहे हैं तो बढ़ाएंगे क्या उसको, और घटा देंगे, बच्चे खुद उंघाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, शिक्षण विधि अधिगम को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है कि जो भी आप विधि का यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना खेल विधि का यूज करिए। अब आप यार एकदम दुनिया भर का पाठ्यक्रम बसा उसी को एकदम लेक्चर टाइप का पढ़ा रहे हो, 11वीं के बच्चे को पढ़ाते हो ना, कोई उसको खेल विधि से करा रहे हो ना मनोरंजन विधि से, ना ही आप मतलब कोई भी मेथड का यूज कर रहे हो, ना ही कोई टीएलएम आप दिखा रहे हो उसको। ठीक है, तो ऐसे में बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे। अभी बोलते हैं ना कि जितना ज्यादा हो सकता है आप बच्चे को दिखा करके सिखाओ। ठीक है, डूइंग बाय लर्निंग आप उनको कराओ, करा करके खुद उनको करने के लिए दो हर चीज को, तब वो अधिक प्रभावी तरीके से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो शिक्षण विधि अधिगम को प्रभावित करती, ये बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी शिक्षा भी बाल केंद्रित है, जो एनईपी है हमारा आरटी है। ठीक है, एनईपी 2020 ये सब में लिखा गया है कि बच्चों को हमेशा हमको बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। जब उनको रुचि है हर चीज को उनको ही केंद्र में रखकर हमको क्या देनी है, शिक्षा देनी है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया, नहीं, के हो जाएगा सही, और एम और एन। ठीक है, के एम एन ये सही है क्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे और क्वेश्चन आ गया क्या, संवेग एवं अभिप्रेरणा के प्रभाव के संदर्भ में बताना है। ठीक है, सकारात्मक संवेग अधिगम को बढ़ाते हैं, नकारात्मक संवेग हमेशा अधिगम को बढ़ाते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है कि डर और चिंता अधिगम में बाधा बन सकते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। फिर अभी हम अधिगम का पठार देखेंगे, रॉबर्ट अगेनी का सोपान देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम, इंग्लिश पेडागोजी का आप कराएंगी या बताइए। आप लोग मुझे क्या बोलते हैं, ये दे रहे हो क्या कि आप करवाना मतलब करवाना, ऐसे करके आप कराओगी कि नहीं कराओगी बताइए, ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, चलिए संवेग एवं अभिप्रेरणा के प्रभाव के संदर्भ में बताना है। सकारात्मक संवेग, सकारात्मक संवेग मतलब समझ गए ना कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम ला सकते हो, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल आप ला सकते हो, ये सकारात्मक होगा। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है कि ते करी नहीं सकस, ठीक है, तो आए भी नहीं करे, देख बे नंबर फालतू ते तैयारी करे था, कोचिंग जाता, इतना इतना परचेस करे, एक आहार नकारात्मक। तो कभी कभी नकारात्मक जो हमको क्या मिलता है, मतलब अभिप्रेरणा मिलता है, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव का काम करता है ना। उसने मुझे कहा है ना नहीं कर सकता, मैं उसको करके दिखाऊंगा। तो ये मतलब देखो, कोई अगर आपको नकारात्मक मोटिवेशन भी देता है ना, निगेटिव मोटिवेशन, तो उसको आप लोग पॉजिटिव मानो कि तूने मुझे ऐसे बोल दिया तो मैं उस तुमको दिखाकर ही मतलब मानूंगा, छोड़ूंगा ऐसे करके। ठीक है, तो सकारात्मक संवेग अधिगम को बढ़ाते हैं, सही है। नकारात्मक संवेग हमेशा अधिगम को बढ़ाते हैं, बताइए ये लाइन सही है कि। ठीक है, तो नकारात्मक संवेग हमेशा अधिगम को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि कभी कभी देखना आप लोग ये क्या कर देते हैं, गलत हमको डायरेक्शन में भी क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। नहीं होता है नहीं कि बार बार कोई आपको एकदम निगेटिव बोल रहा है बार बार, तो भाई जाहिर सी बात है हमारे माइंड में पूरा वो बस गया है। बार बार अगर कोई बोल रहा है तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा अगर हम फेल जब होने लग जाते हैं ना, तो सच में जो ये है
निगेटिव क्या, मोटिवेशन, वो हमको सच में इफेक्ट डाल लेता है, ठीक है। और हमारे वहां पे अधिगम को बढ़ाने के बजाय क्या करने लग जाते हैं, घटाने लग जाता है, ठीक है। हमारा जो मोटिवेशन है वो पूरा डाउन हो जाता है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, एकदम सही है। और डर और चिंता अधिगम में बाधा बन सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो के को हटा दीजिए, सॉरी एल को हटा दीजिए, किसमें एल है, ठीक, इसमें है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर, के एम एन, ठीक। चलिए, निम्नलिखित को गैने, ये गैने है, ठीक है। निम्न को गैने के अधिगम के पदानुक्रम के अनुसार सही क्रम में लगाइए। जिस प्रकार से आपका आवश्यकता अनुक्रम पूछा गया था, आवश्यकता अनुक्रम पदानुक्रम का सिद्धांत बताइए, क्रम में जमाइए, 2 क्वेश्चन वहां से आए थे सीजीटेट में, ठीक है। वैसे ही आपको गहने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रम में जमाने के लिए देते, प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन था। संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, समस्या समाधान, विभेदात्मक, ठीक। चलिए, बताओगे कि मैं बताऊं, बताना है? यस मैम, आप ही कराइए इंग्लिश पेडागोजी। हाँ, चलिए देख लेते हैं, ठीक। गैने का, तो सबसे पहले तो आप लोग को याद रखना है कि गैने ने, ठीक है, जो रॉबर्ट गैने हैं, उन्होंने क्या दिए थे, अधिगम के कुछ सोपान बताए थे। जो रॉबर्ट गैने हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या करने के, अधिगम के क्या बताए थे, सोपान बताए थे, ठीक है। इनकी एक बुक आई थी 1970 में, 1970 में इनकी एक बुक आई थी। बुक का नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, जो मनोवैज्ञानिक जैसे बुक दिए रहते हैं ना, वह मतलब जो सिद्धांत दिए रहते हैं ना, उन सिद्धांत से ही का ही नाम उस बुक का नाम रहता है, ठीक है। तो द कंडीशन ऑफ क्या था, लर्निंग था, ठीक। और इस कंडीशन ऑफ लर्निंग में देखो, अधिगम के बारे में भी किन्होंने बताया है, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट गैने ने, ठीक है। रॉबर्ट गैने ने आपको याद रखना है कि ये किसके क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो अधिगम के क्षेत्र में जाने जाते हैं, कि एक बच्चे जो है वो अधिगम कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे सीखते हैं, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बताया थे। इनकी एक बुक आई थी 1970 में, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, और इसी में इन्होंने बच्चे जो है वो या हम कैसे अधिगम को सीखते हैं, कैसे कैसे एक हम सोपान में चढ़ते जाते हैं, और उसके बाद लास्ट हमारा क्या रहता है अधिगम का, समस्या समाधान करना, ठीक। जिनको भी समस्या को समाधान करना आ गया, मतलब प्रॉपर तरीके से अधिगम भी वो सीख गया, ठीक। तो इसके बारे में उन्होंने बताया था कि लास्ट स्टेज तक, निम्न से लेकर के लास्ट तक हम कैसे कैसे चीजों को सीखते हैं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि अधिगम के सोपान में इन्होंने क्या क्या बताए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इन्होंने 8 प्रकार के क्या बताए थे, सोपान बताए थे, कि हम 8 तरीके से, 8 हमारे कुछ क्या रहते, कंडीशन रहते हैं। इन्हीं 8 कंडीशन में हम एकदम क्रम बाय क्रम, ठीक है, कैसे करते हैं, हम जाते हैं, और अगर हमारा एक क्रम भी क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, तो हमको दूसरे क्रम में जाने में कैसे होती है, बहुत दिक्कतें होती है। तो यही है कि अगर हम सीखते भी हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब रूल का हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है रूल को, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इसको भी याद रख लीजिए, इन्होंने 8 प्रकार के क्या बताए थे, सोपान बताए थे, सोपान। मेरा ही राइटिंग ऐसी बनता है क्या इसमें, कि सभी टीचर्स का बनता है, ये देखो ना, हाँ करो ना, कहाँ है रिमोट, वहीं पे होगा, देखो आप लोग कर लिया करो ना, सुबह आते हो तो इसी में चलता है, वो ऑटोमेटिक वाला होगा, ठीक। चलिए, 8 प्रकार के इन्होंने क्या बताए थे, सोपान बताए थे, क्रम बताए थे, जिसमें ये क्रम कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप का कुछ क्रम रहता है, ऐसे त्रिभुजाकार में, जिस प्रकार से हमने पदानुक्रम सिद्धांत देखा था ना, वैसे प्रकार का ये भी रहता है। ऐसे ही इसमें क्या करना है, हमको बनाना है 8 प्रकार से, 2 ये 3, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 और 8, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जब हम अधिगम में एक सीढ़ी रखते हैं अधिगम करने के लिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले चीज क्या सीखते हैं, तो सबसे पहली चीज ये बोलते हैं रॉबर्ट गैने कि एक बच्चा जब अधिगम करता है तो सबसे पहला चीज तो वो मतलब किसके माध्यम से सीखता है, संकेतों के माध्यम से। आप लोग भी देखना
कि जब आप लोग पहली दूसरी क्लास गए होंगे, आंगनबाड़ी जो भी गए होंगे, तो सबसे पहले आपको जा करके अनार के आ करके अक्षर ज्ञान नहीं कराए होंगे। ठीक, सबसे पहले आपको चित्र वगैरह दिखाए होंगे। उस टाइम तो उतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अभी के बच्चों को हम सिर्फ खेल खेल में सिखाते, चित्र वगैरह दिखाते हैं ना। पहले हम चित्रों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलो बेटा बताओ ये क्या है, ये किसका चित्र दिख रहा है। ठीक, तो बताएंगे तो एप्पल का है, आम का चित्र आप बना के दिखा दिए। ठीक है, तो ये क्या है बताओ, तो तो ये क्या है वो बताएंगे कि किसका चित्र है, आम का चित्र है। ठीक, तो सबसे पहले आपका पहला जो सोपान रहता है वो क्या रहता है, सांकेतिक अधिगम बोला गया। सबसे पहले को क्या बोला गया है, सांकेतिक अधिगम। ऐसे पूरा लाइन से याद करना, मैं अभी पूरा याद करवाते जाऊंगी। ठीक है, सांकेतिक अधिगम, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, संकेत देखते, यही सब तो संकेत है यार। ये किसका संकेत है, तो ये सेब का संकेत है। ये किसका संकेत मैंने बना दिया, तो ये आम का संकेत मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप पूछ दूं ये कितना सेब है, बता रहा है कि इसमें तो एक ही दिख रहा है, तो एक का मैंने यहाँ पे संकेत बना दिया कि यहाँ पे एक ही क्या है, सेब है। तो सबसे पहले हम किसके माध्यम से सीखते हैं, संकेत के माध्यम से। तो सबसे पहले को क्या बोला गया है, सांकेतिक अधिगम बोला गया। ठीक, ये सबसे पहला सोपान होगा। अब सांकेतिक अधिगम हो गया हमारा, संकेत हमने क्या कर दिए, बनाना सीख गए। ठीक है, तो सांकेतिक के बाद आपको क्या याद रखना है, तो सांकेतिक के बाद आपको याद रखना है उद्दीपक अनुक्रिया। क्या याद रखना है, उद्दीपक अनुक्रिया याद रखना है। और याद करिए ये उद्दीपक अनुक्रिया को आप लोग ने कहां सुना था, उद्दीपक अनुक्रिया को आप लोग ने कहां सुना था। ये हमारा दूसरा सोपान है। ठीक, भले क्लास लेट हो जाए लेकिन इसको आज करेंगे याद, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। चलिए बताइए, हाँ सांकेतिक, बिल्कुल सही है वर्षा जी, वेरी गुड। ठीक, सभी टीचर परेशान है, क्लास नहीं हो रहा है करके चलिए, उद्दीपक अनुक्रिया ये किसमें सुने थे आप लोग, कभी ना कभी तो सुने होंगे, किसमें सुने थे, नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो उद्दीपक अनुक्रिया है ये पावलोन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है, पावलोन के। हालांकि उद्दीपक बोलने का मतलब है, देखो जब हम क्या करते थे, क्या बोलते, कुत्ते के सामने हम भोजन रखते थे। ठीक है, तो लाट टपकने स्टार्ट होता था, मतलब बताऊंगी इसके बाद, जस्ट हम उसी को पढ़ेंगे क्योंकि अधिगम से ही वो संबंधित है पूरा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, वो जो घंटी है उसके लिए उद्दीपक का काम करता था कि नहीं, जब घंटी बजाते थे उसके माइंड में पूरा वो एक अनुबंधन बन गया था, बॉन्ड बन गया था। ठीक है, तो घंटी को जैसे ही घंटी की आवाज सुनती थी लाट टपकने स्टार्ट हो जाता था। तो ये जो उद्दीपक अनुक्रिया है वो किस पर काम करता है, पावलोन के सिद्धांत पर काम करता है। पूछ दिया जाएगा तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको, जब हमने बच्चों को क्या कर दिया, संकेत अधिगम करा दिया। ठीक है, संकेत कराना मतलब संकेत के माध्यम से पहले हमने उनको सिखाना सिखा दिया। तो दूसरा हमारा स्टेज जो होता है वो क्या होता है, उद्दीपक अनुक्रिया। ये जो है वो उद्दीपक अनुक्रिया पर काम करता है कि उद्दीपक अनुक्रिया बोलने का मतलब है कि आप बच्चों को क्या करो, उद्दीपक करो, पढ़ने के लिए मोटिवेट करो। ठीक है, और जब तक आप उनको उद्दीपक नहीं करोगे तब तक वो सीखेंगे भी नहीं। तो मतलब उद्दीपक बोलने का मतलब है कि एक टीचर को बच्चे के साथ व्यवहार कैसे करना है। ठीक है, उनको मतलब वहां पे उनको मोटिवेशन बनाए रखना है ताकि वो क्लास में प्रॉपर तरीके से आए, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उद्दीपक अनुक्रिया। और इसके बारे में और एकदम ज्यादा से नहीं दिया है, बस दिया है पावलोन के सिद्धांत पर काम करता है, बच्चे को हमको वहां पे मोटिवेशन कराना है। और उद्दीपक अनुक्रिया मतलब कहीं ना कहीं हमको उस उद्दीपक दिखाना है उसको। जैसे स्कूल आने के लिए कुछ भी आप लालच भी दे सकते हो, है ना, स्कूल में अच्छी अच्छी चीजें कराओ तो ऑटोमेटिक खेल होता है, गेम्स होता है, खाना भी मिलता है, वो खुद ब खुद क्या करेंगे, आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, उद्दीपक और अनुक्रिया हो जाएगा। तीसरा आपको याद रखना है कौन सा, तो सांकेतिक हो गया, उद्दीपक हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा, शाब्दिक होगा। ठीक है, ये तीसरा है आपका, तीसरा। ठीक है, तो तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, श्रृंखला होगा। ठीक है, तीसरा जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, श्रृंखला हो जाएगा। श्रृंखला के बाद आपका क्या आएगा, शाब्दिक आएगा। ठीक, इसको भी बताती हूं मैं। देखो श्रृंखला बोलने का मतलब है कि हमको हमेशा चैन में, एक पैटर्न में ही उसको क्या करना है, सिखाना है, हमेशा पैटर्न में बोलने का मतलब यहाँ पे तो उसको उद्दीपक आपने दे दिए, अब वो प्रॉपर तरीके से क ख ग को सीखने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। ABCD को सीखने के लिए तैयार हो गए। अब मैं यहाँ पे बच्चों को ABCD नहीं पढ़ाई हूँ और मैं सीधा एप्पल का स्पेलिंग उसको याद करवा रही हूँ। ठीक है,
तो बच्चे इसको याद कर पाएंगे क्या, जान पाएंगे क्या? भाई जब तक उनको ये याद नहीं है, अल्फाबेट याद नहीं है, 12 खड़ी जो भी वर्ण है वो ही याद नहीं है, तो स्पेलिंग याद कर पाएंगे क्या? नहीं। तो हमेशा आपको एक चैन में, एक श्रृंखला में क्या करना है, उसको याद करवाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो श्रृंखला है उससे आपको क्या बनाना है, शब्द बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे उसको वर्णमाला दे दिया, वर्णमाला को पूरा श्रृंखला में एक पैटर्न में उसको याद करवा दिया, उन्होंने याद भी कर लिया। अब उससे मुझे क्या बनाना है, शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्या दिया था, उसको संकेत, सबसे पहले हमने संकेत दिया था नहीं, तो उसको हम अब उसको क्या बनाएंगे, शब्द बनाने के लिए क्या करेंगे, सिखाएंगे। जो भी शब्द है, जैसे लाल कलर मैंने बोल दिया, तो लाल कलर का आपको उसको लिख के दिखाना है कि शेप कैसा होता है, लाल होता है, तो उसको मैंने एक शब्द के रूप में क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो श्रृंखला के बाद क्या आ जाएगा, आपका शाब्दिक हो जाएगा, कि पैटर्न मैंने वहां पे सिखा दिया। फिर आपका फोर्थ स्टेज कौन सा हो जाएगा, शाब्दिक हो जाएगा। ये आपका कौन सा स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, ठीक है, शाब्दिक। अब शाब्दिक के बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम उसको क्या करने सिखाएंगे, बहु विभेदन करना सिखाएंगे, ठीक है। क्या करना सिखाएंगे, बहु विभेदन करना सिखाएंगे। ये देखो, बहु विभेदन, ठीक। ये थोड़ा उच्च लेवल के बच्चों के लिए हो जाएगा, जैसे 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, 5वीं के बच्चे, उनके लिए, ठीक। ये तो शब्द तक 4वीं 5वीं में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ये किसके लिए हो जाएंगे, थोड़े बड़े बच्चों के लिए हो जाएंगे, 7-8 साल के बच्चों के लिए। बहुविभेदन बोलने का मतलब है कि अब उनको, हमको नमक और क्या हो गए, शक्कर हो गए। हालांकि दिखते सेम है, ठीक है, लेकिन इसके उनको विभेदन करना सिखाना है कि नमक कैसे रहता है, नमकीन रहता है, शक्कर कैसे होता है, मीठा होता है। क्योंकि जहां तक हो सकता है बच्चे को, जानते हो ना, नमक और शक्कर को वो एक ही समझते। आप बोलो कि जाओ किचन से नमक लेके आना, तो वो उसको नहीं पता रहेगा कि नमक का डिब्बा है कि शक्कर का। जो व्हाइट कलर का दिखेगा उसको ही पकड़ के क्या करेगा, वो लाएगा। शक्कर भी यही है, नमक भी वही है, ठीक है। तो वहां पे उनको, हमको बहु विभेदन करना, विभेद करना सिखाना है। दोनों में क्या करना, विभेद करना सिखाना है, ठीक है। तो एक सांकेतिक हो गया, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविभेदन। बहुविभेदन के बाद क्या आएगा, 6वां संप्रत्यय आ जाएगा, क्या, ठीक है। बहुविभेदन के बाद क्या आ जाएगा, तो आपको याद रखना है संप्रत्यय, संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, ये सब में अधिगम लिख लेना, ठीक है, अधिगम, ये सब में लिख लेना, ठीक। संप्रत्यय, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 7वां हो गया ये, और ये कौन सा हो गया, 8वां, ठीक है। संप्रत्यय, संप्रत्यय के बाद क्या आ जाएगा, सांकेतिक, उद्दीपन, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविभेदन, संप्रत्यय, और उसके बाद लास्ट में समस्या समाधान रहता है, ठीक है। एक और मिसिंग हो रहा है, अधिनियम, ठीक, अधिनियम, अधिनियम कर, अधिनियम, और यहाँ पे समस्या समाधान, समस्या समाधान, ठीक है। तो ये 8 सोपान है, ठीक। तो सबसे पहले हम उनको संकेतों के माध्यम से सिखाएंगे, फिर उद्दीपक अनुक्रिया, मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसको श्रृंखला में चीजों को सिखाएंगे, हमेशा क्रम में, ठीक। क्रम के बाद आप उसको क्या दोगे, शब्द बोलना सिखाओगे, शब्दों के बारे में सिखाओगे। शब्दों के सिखाने के बाद आप जो शब्द आपने उसको बनाने के लिए दिए है, ठीक है, उसमें आप उसको क्या कराओगे, डिफरेंस करना सिखाओगे, ठीक है, विभेदन करना सिखाओगे। बहुविभेदन के बाद क्या आ जाएगा, संप्रत्यय अधिगम, मतलब कहीं ना कहीं आप इसमें थोड़ा सा नियम रूल फॉलो करोगे। जैसे हम गणित भी पढ़ते हैं, तो इसको मैं ये बोल सकती हूँ क्या, शाब्दिक, ये सब इतना जो है वो मूर्त काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, अमूर्त काम करना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का, ठीक है। यहाँ में संप्रत्यय बोलने का मतलब है कॉन्सेप्चुअल, अवधारणा क्या करना उसके माइंड में, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, अवधारणा बनाना, ठीक है। उसके बाद अधिनियम मतलब क्या हो जाएगा, नियम बनाना, ठीक है। पहले हम किसके तरफ जा रहे थे, आगमन की तरफ, बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे थे, आगमन की तरफ जा रहे थे। अब आगमन से किसकी ओर जाएंगे, हम निगमन की तरफ जाएंगे, ठीक है। निगमन बोलने का मतलब है कि आगमन से आप क्या बना रहे हो, अब एग्जाम्पल दे दिए आपने, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आप किसकी ओर जाओगे,
नियम की ओर जाओगे, नियम बनाओगे। तो यहाँ पे अधिनियम दिया है तो अधिनियम से आपको नियम याद रखने हैं। उसके बाद लास्ट में ये सारी चीज होने के बाद जब बच्चा जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, समस्या का समाधान करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, लास्ट स्टेप रहता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, निम्न स्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका उच्च स्तर। इसी में 2 क्वेश्चन बनेगा कि रॉबर्ट गेने के सबसे पहला या निम्न सोपान कौन सा है, निम्न स्तर कौन सा है। तो आपको किनको लेना है, सांकेतिक अधिगम। सांकेतिक याद रहेगा ना, सबसे पहले हम संकेतों के ही माध्यम से सीखते हैं और जब ये स्टेप हम फॉलो करते जाते हैं तो लास्ट में जब हमको समस्या समाधान करना आ जाता है तो वही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, उच्च स्तर होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट गेने का सबसे उच्च सोपान कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, एक निम्न, एक कौन सा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। इसका मैंने एक क्या बनाया था आपको याद करवाने के लिए, ट्रिक भी बनाए थे। ठीक है, बता देती हूँ, देख लेना, याद कर लोगे। सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक के बाद क्या हो जाएगा, उद्दीपक, उद्दीपक के बाद श्रृंखला, श्रृंखला, ठीक है, उद्दीपक के बाद श्रृंखला, श्रृंखला के बाद शाब्दिक, शाब्दिक के बाद बहुविभेदन, बहुविभेदन के बाद संप्रत्यय, संप्रत्यय के बाद अधिनियम, अधिनियम के बाद समस्या समाधान। ठीक है, एक ट्रिक बनाया था मैंने, मुझे ट्रिक ज्यादा याद नहीं रहते ना, इसी कारण मैं याद करना ही सही समझती हूँ। ठीक है, क्या था, हाँ, सऊदी, सऊदी। ठीक है, सांकेतिक से आपको याद रखना है स और ऊ से याद रखना है मतलब सऊदी। ठीक है, ये सऊदी बन गया, सऊदी। उसके बाद उनका नाम था सऊदी के, लिख लेना। ठीक है, सऊदी के, चलिए नीचे बता देती हूँ यार, सऊदी के, ठीक, सऊदी के श्रिंक, जिनका नाम था श्रिंक, क्योंकि सऊदी वालों का नाम अजीब से रहता है ना, श्रिंक ऐसे करके। ठीक है, जिनका नाम था श्रिंक। ठीक, और सऊदी के लोगों को शेख भी बोलते हैं क्या, श्रिंक शेख बोलते थे। ठीक है, उनका पूरा नाम था श्रिंक शेख करके। ठीक, उनके किन्होंने, शेख की बहू ने, ये कहाँ तक वॉइस नहीं आ रहा था, बताइए जल्दी से। ठीक, तो मैंने कुछ नहीं बताया है, बस थोड़ा सा ट्रिक बताया है आपको याद करने के लिए। तो लग गया, ठीक, कि देखो यहाँ पे सांकेत उद्दीपक, सांकेतिक उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविभेदन, प्रत्यय, अधिनियम, समस्या समाधान। ठीक है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा क्या बताया आपको, ट्रिक बताया याद करने के लिए कि स से आपको क्या याद रखना है, स, उ से उदी मतलब उद्दीपक, सऊदी के श्रृंग, श्री से श्रृंखला और ख से मतलब यहाँ पे शेख है तो शेख से सा याद रखना है। ठीक है, शाब्दिक याद रखना है, बहु से बहुविभेदन याद रखना है। उसके बाद संध्या मैंने एक साथ किनको किनको लिखा, एक तो संप्रत्यय को और इसी में मैंने धा भी जोड़ दिया अधिनियम करके। संध्या ने समस्या का, लास्ट में क्या हो जाएगा, समस्या का क्या कर दिया, समाधान कर दिया। तो ये ट्रिक है, ट्रिक में मैं बिलीव नहीं करती, मैं सीधा याद करने पर बिलीव करती हूँ, लेकिन कभी कभी ये जरूरी भी हो जाता है ना, जब एकदम
चीजें जो है हमको क्या लगती है, कठिन लगती है। तो मुझे यही ट्रिक मिला, आप लोगों को और कुछ ट्रिक मिला होगा तो आप लोग अपने तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसे तो 2-3-4 बार ऐसे करोगे ना तो हो जाएगा। सांकेतिक, चलो बोलो, सांकेतिक के बाद, सांकेतिक के बाद उद्दीपक, उद्दीपक के बाद श्रृंखला, श्रृंग करके, ठीक, श्रृंखला, श्रृंखला के बाद शाब्दिक, शाब्दिक के बाद बहुविभेदन, बहुविभेदन के बाद संप्रत्यय, उसके बाद अधिनियम, उसके बाद समस्या समाधान, ठीक है। 2-4 बार ऐसी बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। ये दुनिया भर का ट्रिक व्रिक ना मुझे नहीं जमता। चलिए अब बताएंगे इसको, याद हो गया ना। गैने के अनुसार निम्न अधिगम प्रकारों को निम्न से उच्च स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए, शाब्दिक, विभेदात्मक, संप्रत्यय, सिद्धांत, और है अभी अलग अलग तरीके से। चलिए बताइए, इसको जमाइए, बीच बीच से भी आपको दे देंगे ना। सीडीपी आप ही पढ़ाएंगे क्या मैम? मैं नहीं पढ़ाऊंगी गंगा जी, ठीक है, साहू सर पढ़ाएंगे। ट्रिक को रिपीट करना है एक बार? हाँ चलिए, इसको बना लीजिए, फिर करवा देती हूँ, ठीक। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन पकड़ के आप लोग बैठा करिए, ठीक है। कौन सा आ रहा है? चलिए बताइए। KLMN A, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले हमारा क्या था यहाँ पे? उद्दीपक, सॉरी, सांकेतिक था। अब इसमें सांकेतिक दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक। तो इसको हमको स्किप करना पड़ेगा, नहीं दिया। सांकेतिक के बाद हमने क्या देखा था? उद्दीपक देखा था क्या? उद्दीपक दिया है क्या? ये भी नहीं दिया है क्या? इसको भी क्या करो, स्किप करो। उद्दीपक के बाद क्या था? श्रृंखला था, श्रृंखला था, श्रृंखला दिया है, ये भी नहीं दिया है, ये भी स्किप हो गया। लेकिन श्रृंखला के बाद जस्ट क्या था? शाब्दिक था, ये दिया है। शाब्दिक के बाद क्या था? ठीक है, तो उसके बाद दूसरा था बहुविभेदात्मक, ठीक है। बहुविभेदात्मक के बाद क्या था? संप्रत्यय था क्या? ठीक है, संप्रत्यय और सिद्धांत बोलने का मतलब है यही आपका समस्या समाधान हो जाएगा, ठीक है। यही आपका लास्ट हो जाएगा, समस्या समाधान, सिद्धांत, ठीक। इसी पर काम करेगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? चौथा। तो KLMN यही क्या है? सही है, ठीक। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऐसे 20 से भी उठा के आपको दे देंगे ना, तो अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो यहीं पे आप लोग हड़बड़ा जाओगे। पहले देखना, पहला वाला तो दिया ही नहीं है, सबसे निम्न स्तर का, फिर श्रृंखला है, फिर उद्दीपक, उद्दीपक के बाद क्या है? शाब्दिक है, शाब्दिक के बाद विभेदात्मक, फिर संप्रत्यय, फिर कौन सा आ जाएगा? बहुविभेदात्मक, फिर कौन सा आ जाएगा? समस्या समाधान आ जाएगा। चलिए, ठीक। एक बात और बताने बोले थे वीरेन जी, चलिए बता देती हूँ, ठीक। अच्छा लग रहा है क्या आपको ट्रिक? तो देखिए क्या हो जाएगा? सऊदी, सा से आपको याद रखना है सांकेतिक, उदी से याद रखना है उद्दीपक, सऊदी, ठीक है। श्रृंग से याद रखना है श्रृंखला, उनका नाम था सऊदी के श्रृंग शेख, उनका नाम था, ठीक है। तो श्रृंग शेख करके याद रखना है श्रृंखला, शेख से याद रखना है शाब्दिक, बहुविभेदन से याद रखना है, मतलब बहु से याद रखना है बहुविभेदन की श्रेणी श्री बहु ने, मतलब बहु संध्या ने समस्या का क्या कर दिया? समाधान कर दिया। तो यहाँ पे मैंने संप्रत्यय और धा से जो क्या है? अधिनियम है, धा से जो क्या है? अधिनियम है, उसको एक साथ यहाँ पे मैंने ला दिया। ऐसे करके आप कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। संप्रत्यय और धा से अधिनियम ने समस्या का क्या कर दिया? समाधान कर दिया, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग याद करते हुए चलेंगे, तब आपको ऐसे ही बनेगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से गैने के, ये गैने है ना, ग्रैने नहीं है, के अधिगम के प्रकारों का सही क्रम में को चुनिए। चलिए बताइए, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक, बताइए कौन सा होगा? क्लियर है? चलिए बताइए। तो सबसे पहले हमको मिल गया संकेत अधिगम, ये पहला है। उसके बाद कौन सा था? संकेत के बाद उद्दीपक था, ठीक है। उसके बाद कौन सा था? अरे यार ये ऐसे ही आ गया है क्या? श्रृंखला था, उसके बाद कौन सा था? शाब्दिक था, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसमें भी कौन सा हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। चलिए खत्म हो गया यार, ये और था 2-3 लग रहा था मुझे, बस एक ही है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे नहीं इसको, बस ऐसे सीक्वेंस में उसको क्या करना है? याद करना है। जब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो और लाऊंगी, इससे भी खतरनाक वाला रहेगा वो, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैंने आप लोगों के ऊपर दया कर दिया है। चलिए अब आ गया अधिगम वक्र, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो अधिगम वक्र मीन्स क्या होता है? हमारी जो सीखने का क्या है? कैपेसिटी है, वो हमको बताता है। सीखने का जो क्या है? हमारी क्षमता है, उसको बताता है कि अगर देखो हम
स्टार्टिंग से मतलब बचपन से जो सीख रहे अधिगम कर रहे, तो आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। ऐसे नहीं, देखो आपने 5वीं में अगर टॉप किया होगा तो कभी कभी 10वीं में आपका एक रैंक जो है वो एकदम कम आया होगा, 12वीं में आप 10वीं में टॉप किए होंगे तो 12वीं में एकदम कम आया होगा। ऐसे मतलब ऊपर नीचे होता था ना, तो इसी को हमको वक्र में जमाना है। ठीक है, एक वक्र दिया जाएगा ऐसे टाइप का आपको। ठीक है, ये तो इसमें क्या होगा, ये अधिगम का क्या रहेगा, आपका स्तर रहेगा। अधिगम का क्या रहेगा, स्तर इधर दिया रहेगा। ठीक है, और इधर क्या दिया रहेगा आपका, कितना आप सीखते हो। ठीक है, सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता इधर दिया रहेगा। ठीक, तो देखिए ऐसे कुछ वक्र रहेगा। अब जैसे यहाँ पे होता है ना कि ये पहली क्लास है, ये दूसरा है, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, या इसको न लेकर के मैं सीधा लेती हूँ 5वीं, बोर्ड को लेते हैं। ठीक है, ये 8वीं हो गया मेरा, ये हो गया कौन सा क्लास, दूसरी क्लास, 10वीं क्लास। हाँ ठीक, ये 10वीं हो गया, ये 11वीं हो गया, ये 12वीं हो गया। ठीक है, अब देखो ये सब में आपने समान नहीं सीखा होगा। ठीक, अगर आप 5वीं क्लास में टॉपर रहे होंगे, ठीक है, 5वीं क्लास में अगर आप किस में रहे होंगे, टॉप में रहे होंगे, तो 8वीं में क्या पता आप एकदम निच्चट हो गए होंगे। ठीक है, कम आ गया होगा, फिर आपने एकदम पढ़ा रहे यार मेरा कम आ गया करके 10वीं में फिर से आपने थोड़ा सा यहाँ तक गया। ठीक है, फिर 11वीं में क्या पता आपका मोटिवेशन डाउन हो गया होगा, फिर आपने कम आ गया। ठीक, तो ऐसे एक हमारा क्या बनेगा, वक्र बनेगा। ऐसे करते करते हमारा एक क्या बनेगा, वक्र बनेगा, आपके सीखने का एक वक्र बनेगा। ठीक है, कि आपने कभी मतलब एकदम निम्न स्तर का, जैसे होता है ना कि आपने कभी कभी यहाँ से सीखा, ठीक है, एकदम कम स्तर का, 5वीं में कोई एकदम कमजोर बच्चे रहते हैं, फिर वही बच्चे जो है 8वीं में जाकर थोड़ा और सीख जाते हैं, फिर 10वीं में और ज्यादा नंबर लाते हैं, और 12वीं में तो पूरा वो टॉप कर देते हैं। तो उनका जो वक्र है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो स्टार्टिंग में एकदम कम, एकदम धीमी गति से सीखते हैं, ठीक है, एकदम धीमी गति से सीखते हैं, और लास्ट में उनका जो कैसे है सीखने की गति है वो तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो ये सीखना जो है उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, सकारात्मक बोलेंगे। याद रखना, ये सब की पॉइंट को पकड़ के रखना। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में आपकी सीखने की गति कैसी है, धीमी है, ठीक है, और लास्ट में आप क्या एकदम तीव्र गति से सीख जाते हो, तो ये क्या होगा, हमेशा सकारात्मक होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपने 5वीं क्लास में एकदम टॉप कर दिया, ठीक है, पूरा टॉप कर दिए, अब ऐसे जाते जाते ऐसे टॉप किए कि आपके 5वीं यहाँ पे इतना रैंक आ गया, यहाँ पे इतना आ गया, और 12वीं में तो एकदम निच्चट आया है। ठीक है, कोई सूंघ भी नहीं रहा है, आपको देख भी नहीं रहा है, तो ऐसे आपका एकदम नीचे स्तर पे मतलब ऐसे बन गया आपका वक्र। तो ये कितना मतलब बेइज्जती वाली बात है कि 5वीं में जिन्होंने टॉप किया था वो 12वीं में आज कहीं का नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हमेशा क्या रहेगा, नकारात्मक रहता है। ठीक है, आप देखना कोई भी जब से जॉब वॉब भी करने के लिए जाते हो ना, तो आपका एक रैंकिंग डिसाइड होता है ना। जैसे कहीं भी आप जॉब करने के लिए जाते हो कि ये टीचर कैसी है, तो सबसे ज्यादा आप एकदम फ्लो में रहोगे ना, अरे मस्त है टीचर, एकदम फ्लो में पढ़ा रही, बहुत अच्छा पढ़ाती, तो वहां पे एकदम तीव्र है। लेकिन बाद में जैसे 2-4 महीना हुआ उसके बाद वहां पे आपका पढ़ाने का तरीका एकदम शुष्क हो गया, ठीक है, तो आप एकदम निम्न हो जाते हो, बच्चे भी आपको पसंद नहीं करेंगे, ऐसा टाइप का कुछ हो जाता है नहीं, तो वहां आपके लिए नकारात्मकता का काम करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आप एकदम टॉप में है और टॉप के बाद अगर मतलब पहले आप तीव्र गति से सीख रहे हैं और बाद में आपकी गति जो है वो धीमी हो जाती है, तो आप हमें हमेशा नकारात्मक क्या बनेगा, ये आपका ये वक्र बनेगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि समान होता है। समान बोलने का मतलब है कि जितना आप 5वीं में भी लाए हो 95%, यहाँ भी 95 ही ला रहे हो, यहाँ भी 95-96 ला रहे हो, यहाँ भी उतना ही ला रहे हो, एकदम फ्लो में, मतलब ऐसे ही बनते जाता है। ये सबसे अच्छा होता है ना, मतलब फ्लो में ही हो पूरा, आप ना एकदम नीचे जा रहे हो ना ऊपर जा रहे हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जने के साथ ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई जो टॉप एक बार कर लिया 5वीं में मतलब पूरा 12वीं तक ही टॉप करेगा, या ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फेल हो गया 5वीं में वो 12वीं में या गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी वक्र के बारे में बताया गया, अपनी सीखने के जो स्तर क्षमता है उसके बारे में बताया गया है कि आप कैसे कैसे चीजों को सीखते हो। कोई जो है वो कैसे सीखते हैं, ऐसे सीखते हैं, मतलब ऐसा आकार में। ठीक है, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, ऐसे टाइप का उनका वक्र जो है वो कैसे बनेगा, ऐसा आकार में बनता है। ठीक है, फिर कम, फिर ज्यादा, ऐसे करके। चलिए है इसमें क्वेश्चन मैं बताते जाऊंगी। तो इतना समझ में आया ना, सभी को आया आप लोगों को? ठीक, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे टाइप का क्वेश्चन है फिर वो समझ में आ जाएगा। नदोत्तर, हाँ अब इसी को और बता देती हूँ आप लोगों को, सॉरी। देखो मैंने कहा ना कि एक बच्चा पहले क्या कर दिए, एकदम धीमी गति से सीख रहा है, फिर यहाँ तक मतलब
पहले एकदम धीमी था, फिर इतना था, थोड़ा सा बढ़ा उनका, फिर इसमें जैसे यहाँ पे कितना ला लिया उन्होंने, ले दे के पास हुआ है 33% लाया, यहाँ पे 50% लाया, यहाँ पे 60% लाया, और लास्ट में जाके उन्होंने 90% ला दिया। ठीक है, तो ये उनका वक्र ऐसे बनेगा कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका न दो तर होगा, न तो दर। न तो दर बोलने का मतलब कि पहली जो है वो बच्चा तीव्र गति से सीखता है, बाद में उसकी जो गति है, सॉरी, पहले जो है वो बच्चा कैसे सीखेगा? धीमी गति से सीखता है। ठीक है, और बाद में उसके सीखने का, अधिगम करने का जो क्या है क्षमता है, वो कैसा हो जाता है? तीव्र हो जाते हैं। और इसी जो नतोदर है उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसी को हम धनात्मक वक्र बोलेंगे। हमेशा धनात्मक आपको क्या देगा? मोटिवेट करेगा, हमेशा ही आपके लिए धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने उच्च शिखर पा लिया, मतलब इधर तो पूरा अच्छा ही रहेगा आपके साथ में। ठीक है, सेम इससे जस्ट उल्टा, कैसे जस्ट उल्टा कि यहाँ पे आपने एकदम 90-95% ला लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ जा करके इतना हो गया, 60 बन गया, यहाँ जा करके कितना बन गया आपका? तो यहाँ 50 बन गया, और यहाँ 12वीं में आप ले दे के पास हो रहे हो 33% के साथ, तो ये आपके लिए क्या होगा? निगेटिव का काम करेगा। ठीक, तो उसी को क्या बोला जाता है? उन्नोत्तर। क्या बोला जाता है? उन्नोत्तर बोला जाता है, जो कि आपके लिए किसका काम करेगा? ऋणात्मकता का। ये हमेशा आपका ऋणात्मक अधिगम होगा। कौन सा अधिगम होगा? ऋणात्मक अधिगम होगा। ठीक है, लेकिन यही अगर किसमें है, ये एस आकार का वक्र बनते जाएगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे, मतलब फिर धीमी गति से सीखे, फिर ज्यादा सीख रहे, फिर तीव्र गति से, फिर धीमी गति से। ठीक है, तो इसको एस आकार का सर्पिलाकार क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। ऐसे एस आकार का सर्पिलाकार वक्र बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक और है सामान्य गति का, जिसमें आप सभी में एकदम समान सीखते हो। जैसे यहाँ पे जितना लाए, वहां यहाँ पे भी इतना लाओगे, यहाँ पे भी इतना ही लाओगे, यहाँ पे भी इतना ही सीखोगे, तो ये आपका वक्र जो है वो कैसे बनेगा? समान बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सामान्य वक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है? न दो तर, न तोदर धनात्मक अधिगम वक्र की विशेषता क्या है? बताइए। शुरू में तेज, बाद में धीमा, शुरू में धीमा, बाद में तेज, हर समय समान, कोई निश्चित पैटर्न नहीं। चलिए बताइए। हाँ, बोर्ड हैंग हो गया है। ठीक है, बी। चलिए बताएंगे ऑनलाइन वाले भी। हाँ, किसमें किसमें करिश्मा जी बताइएगा। ठीक है, चलिए बी आ रहा है आंसर। तो देखिए, न तोदर में मैंने क्या बताया, यहाँ पे तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं, धनात्मक दिया। धनात्मक बोलने का मतलब है जिसमें आप पहले एकदम धीमी गति से सीखते हो, और बाद में ऐसे करते 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 जब आप उच्च शिखर पे पहुंच जाते हो, तीव्र आपकी गति हो जाती है सीखने की, तो हमेशा धनात्मक रहेगा। ठीक है, एक पहले मैं एक जगह जॉब करती थी। ठीक है, किसी को नहीं पता, ऐसे 1-2 महीना बस गई, तो वहां पे ना एक मतलब थोड़ा कंपनी ऐसे कुछ है, मतलब इससे 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि एक लड़की थी, एकदम स्टार्टिंग में ना इतना ज्यादा मतलब बिजनेस करती थी, इतना ज्यादा बिजनेस करती थी, तो सर इतना मतलब खुश हो गए थे, जो हमारे वहाँ के ऑनर है वो एकदम उससे प्रभावित हो गए थे ना। 1 महीने तक तो बहुत ज्यादा की, उसके बाद जैसे ही मतलब 2 महीना 3 महीना हो गया, एक भी बिजनेस नहीं की ना वो लड़की। और एक लड़का ऐसा था वहां पे, ठीक, वो बिल्कुल भी एकदम 0, 1 महीने तक तो एक बूंद मतलब उन्होंने 0% क्या किया था? बिजनेस किया था। ठीक है, तो वो लड़की को ना सब लोग बहुत गाली देते कि तू ना निकल जा यहाँ से, ये वो, तो ना एकदम डिमोटिवेट हो गया था कि मैं निकल जाऊंगा यहाँ से करके। ठीक, लेकिन वो लड़का 2-3 महीने बाद ऐसे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया कि वो लड़की से डबल ट्रिबल वो क्या देते थे, कंपनी को मुनाफा देता था। ठीक है, तो बताओ वो लड़की मतलब वहां पे ज्यादा वो बनेगी, उनके साथ धनात्मक होगा कि लड़के के साथ? लड़के के साथ होगा ना भाई। तो यही है, ठीक है, कि आप देखो कहीं भी जाते हो ना, तो पहले हमेशा ना धीमी गति से काम करो, एकदम फ्लो में मत करो, धीमी, तब बाद में ना अपना जो कैपेसिटी है ना उसको आप दिखाइए, है ना, कि अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, लेकिन पहले ही आप एकदम जाके तीव्र गति से करो, ये भी सही बात है करना, लेकिन तीव्र गति से करो ना तो आप वैसे ही फ्लो में चलो तब तो ठीक है। धीरे हो गया मतलब पूरा आपका ही क्या है वो नुकसान है। ठीक है, तो पहले धीमी गति से करो, फिर बाद में आप तीव्र गति से करो, ये हमेशा कहाँ किधर जाएगा? धनात्मक, जिसको क्या बोलेंगे? नतोदर बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो आया। हाँ हाँ हाँ, ठीक, तो इसमें क्या बता रहे हो? चलिए बताइए। हाँ, वो कौन थे? लड़का कैसा था? नतोदर था, और लड़की कैसी थी? उन्नोत्तर थी, क्योंकि पहली में उन्नति कर रही थी, बाद में वो उसका धीमी गति हो गया। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए। ठीक, तो यहाँ पे धनात्मक बोला गया है, मतलब पहले वो कैसे सीखेंगे? शुरू में धीमी गति से सीखते हैं, बाद में तेज गति से। अगर मैं इसकी बात करूं, शुरू में तेज और बाद में धीमा, तो ये क्या हो जाएगा? उन्नोत्तर वक्र बनेगा इसमें। ठीक है, उन्नोत्तर क्या बनेगा?
उत्तरोत्तर क्या बनेगा, इसमें वक्र बनेगा। ठीक, चलिए हर समय समान, मतलब ये समान गति वाला हो जाएगा, और निश्चित पैटर्न ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं, सर्पिलाकार अधिगम वक्र किसे कहा जाता है? सरल रेखीय वक्र को, उत्तरोत्तर वक्र को, नदोत्तर वक्र को, मिश्रित वक्र को। चलिए बताइए। ठीक, तो मैंने मिश्रित नहीं कहा था, फिर भी आपने बता दिया ना, क्योंकि तीनों के बारे में पता था। ठीक है, सर्पिलाकार बताया था ना कि ये कैसे बनेगा, कि पहले मतलब आप तीव्र भी सीखोगे, कभी कभी स्लो हो जाएगा, फिर तीव्र फिर स्लो, फिर तीव्र फिर स्लो, तो ऐसे आपका जो वक्र है वो कैसे बनेगा, सर्पिलाकार रूप में बढ़ता है, उसी को हम कौन सा वक्र बोलेंगे, मिश्रित वक्र बोलेंगे। ये धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक। ये कैसा रहेगा, पहले उन्नत है तो पहले उन्नति करेगा, मतलब पहले तीव्र रहेगा, बाद में घट जाएगा। ठीक है, और सरल रेखा मतलब वो कैसे होगा, सरल रेखा में बनेगा, बोलने का मतलब है कि ना तो एकदम ज्यादा ना तो कम। ठीक है, समान गति से फ्लो में चलेगा ये। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, सर्पिलाकार, तो सर्पिलाकार जो है वो कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वक्र हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए वेरी गुड। ऐसे आप लोगों को वहां पे नॉमिनेशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, जो हमने नहीं देखा है मतलब वही हो सकता है, तीनों के बारे में तो हम जानते हैं, इसके बारे में हम नहीं जान रहे थे, मतलब वही हो सकता है। चलिए, अधिगम वक्र के प्रकारों के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। चलिए चुनिए, थोड़ा अब आपका क्वेश्चन जो है वो लेवल का हो गया। ठीक है, सरल रेखीय वक्र में सीखने की गति समान रहती है, उत्तरोत्तर वक्र में शुरुआत धीमी होती है, नदोत्तर ना, इसको मैं नदोत्तर ही बोल देती हूँ, नदोत्तर वक्र में शुरुआत तीव्र और बाद में धीमी होती है, मिश्रित वक्र में गति बदलती रहती है। चलिए बताइए। हाँ, दोनों एक साथ चलेगा तो मिश्रित बोलेंगे, क्योंकि ना तो नदोत्तर ना तो उत्तरोत्तर। ठीक है, चलिए कौन सा आप लगा रहे हो, देख लेते हैं। सरल रेखीय वक्र में सीखने की गति समान रहती, बिल्कुल सही है, हमेशा सरल रेखा में बनेगा, न तो ऊपर न तो नीचे, समान गति से हम क्या फ्लो में चलते रहेंगे। उत्तरोत्तर बोलने का मतलब है कि पहले उन्नति कर रहा है। ठीक है, तो उत्तरोत्तर वक्र में शुरू धीमी गति से होती है क्या? ठीक, तो उत्तरोत्तर में पहले तीव्र होगा, उन्नति करेगा पहले, फिर बाद में भड़ाक से जाके गिर जाएगा। ठीक है, नदोत्तर में वक्र में शुरुआत तीव्र और बाद में धीमी हो जाती, तो ये गलत होगा क्या? ये भी ठीक है, कि इसमें क्या होता है, पहले धीमी गति से होता है, बाद में कैसा होता है, तीव्र होता है। देखो यहाँ पे पहले तीव्र दे दिया है, उसके बाद धीमी दिया है, यहाँ पे धीमी आना चाहिए था, यहाँ पे तीव्र आना चाहिए था, तब वो क्या होता, सही होता। मिश्रित वक्र में गति कैसे होती है, बदलती रहती है। ठीक, तो इसमें सही हो जाएगा कि पहले तीव्र फिर स्लो फिर तीव्र फिर स्लो, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो गलत कर दो, एल और एम को, एल और एम गलत हो जाएगा, इसमें गलत पूछा गया है ना, तो कौन सा हो जाएगा, एल और एम। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे कोई नहीं आ रहा है यार, चलो मुझे क्या, मैं पढ़ा लेती हूँ। ठीक है, अधिगम वक्र के गुणों के संदर्भ में सही कथन चुनना है। यह समय और अधिगम का संबंध दर्शाता है, यह सामाजिक क्षमता को दर्शाता है, इससे सीखने की गति का पता चलता है कि यह शिक्षण विधि को प्रभावित नहीं करता। टाइम तो हो गया है ना, चलो जब तक कोई नहीं आ जाते पढ़ो। ठीक है, बताइए, अधिगम वक्र के गुणों के संदर्भ में सही कथन बनाना है। चलिए बनाइए। यह समय और अधिगम का संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यह सामाजिक क्षमता को दर्शाता है। अच्छे बताओ, अभी तक हमने सामाजिक क्षमता के बारे में कुछ देखा है क्या? जब हम अधिगम के बारे में पढ़े, सामाजिक यहाँ पे बीच में कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ये विकास से संबंधित होगा, अधिगम में कभी भी हम सामाजिकता से नहीं होता। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। इससे सीखने की गति का पता चलता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और यह शिक्षण विधि को प्रभावित नहीं करता बोला गया, तो बिल्कुल ये शिक्षण विधि को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे हम सीखते हैं, तीव्र गति से सीख रहे हैं, फिर वहां से धीमी हो रहा है, तो कितना ज्यादा हमारा शिक्षण गति जो है वो प्रभावित होता है। तो सही कथन कौन कौन सा हो जाएगा? के और एम। नहीं है क्या? अच्छा, ए में है। ठीक, केवल के और एम हो जाएगा। ठीक, चलिए गुड भाई, एकदम सही है। चलिए, आज ऐसे लग रहा है कि पूरा जितने भी शिक्षक भर्ती वाले सब जुड़े हैं। ठीक, लेकिन YouTube में कैसे आप लोग नहीं जुड़ते यार? इसमें इतने ज्यादा लोग जुड़े रहते हो। आपके पढ़ाने का एनर्जी बहुत अच्छा है मैम, मजा आ जाता है आते। ठीक ठीक, चलिए धन्यवाद। अधिगम वक्र के प्रकारों को पहचान कर सकारात्मक रूप से सही क्रम में जमाइए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ये बन जाएगा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा सकारात्मक क्या चीज होगा। तो सकारात्मक को आप लोगों को ऐसे जमाना है कि सबसे ज्यादा सकारात्मक हमारे लिए क्या हो सकता है, वहां से लेकर के। ठीक है, चलिए जमाइए, फिर मैं बताती हूँ। चलिए भाई, ऑनलाइन वाले बताएंगे। ऐसे आप लोग यूट्यूब में भी जुड़ा करो ना सब लोग,
एप्स में होता है सब सबके सब जुड़ते हैं, लेकिन यूट्यूब में कोई नहीं जुड़ता भाई, पता नहीं क्यों। बाद में देखते हो क्या सब लोग? हाँ चलिए बताइए, सी आ रहा है, बी भी आ रहा है। थोड़ा फास्ट पढ़ाना, अच्छा फास्ट पढ़ना पसंद है, ठीक ठीक। हाँ यूट्यूब में क्लास अभी नहीं हो रही है, ठीक है, ये डलता है तो फिर जो नहीं देखे उन लोग देख लेते हैं, और जिस दिन होगा ना मैं बता दूंगी, ठीक। अभी कुछ अलग ही मतलब चल रहा है प्लानिंग, तो यूट्यूब में अभी नहीं ले पा रही हूँ। चलिए बताइए, अधिगम वक्र के प्रकारों को पहचान कर सकारात्मक रूप से सही जमाइए। अगर ये यूट्यूब में नहीं जाएगा ना तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है ना, मतलब आप लोगों के लिए सकारात्मक होगा, जो नहीं देख रहे उनके लिए नकारात्मक हो जाएगा। नहीं पता, कोशिश करिए। ऑनलाइन वालों का आ रहा है अलग अलग आंसर, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी। हाँ अब इसी मिलूंगी मैं भी, ठीक है। 1 3 2 4 राइट लग रहा है, ठीक। चलिए देख लेते हैं, तो देखिए सरल रेखीय वक्र, सकारात्मक बोलने का मतलब है, देखिए आपके लिए सबसे ज्यादा सकारात्मक क्या होगा बताओ। एक आदमी है जो मतलब पूरा पहली से लेकर के 6वीं 7वीं 8वीं जो भी है 10वीं तक के पूरा वो समान गति से ही सीख रहे हैं, वो ज्यादा होगा कि पहले तीव्र गति से सीखा फिर धीमी हो गया, पहले धीमी गति से सीखा फिर तीव्र हो गया। सबसे समान क्या होगा? सरल रेखीय होगा ना भाई, क्योंकि हम पूरा फ्लो में ही सीख रहे हैं, है ना। एक जो सकारात्मक इंसान होता है ना वो ऐसे ही होता है, पूरा एकदम फ्लो में, मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, किसी के बात में उसको कोई मतलब नहीं होता, वो हमेशा फ्लो में ही सीखेगा। जितना ज्यादा वो पहली कक्षा में सीखा रहेगा पूरा लास्ट तक भी उतना ही सीखता है, और वही जो है वो सबसे ज्यादा सक्सेस इंसान हो जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, अपनी फ्लो में ही वो चलते रहता है, ठीक है। तो हमारा सबसे जो सकारात्मक क्या रहेगा, रूप रहेगा, वो सरल रेखीय ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ नदोत्तर, नदोत्तर बोलने का मतलब है नकारात्मक की था कि सकारात्मक था? सकारात्मक था, ठीक है। और उन्नोत्तर बोलने का मतलब है उन्नत, उन्नत मतलब अगर समझ में नहीं आया ना तो पहले ऐसे आप लोग लिख लेना, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लेना। चलिए अब देखो उसके बाद हमारे लिए सबसे सकारात्मक क्या होगा? नदोत्तर होगा। कैसे मतलब सकारात्मक? ये नतोदर होगा। कैसे होगा कि देखो अगर आप पहले से ही यार एकदम पूरा सीख गए हो और बाद में आप नीचे गिर रहे हो तो ये अजीब लगेगा ना, उससे अच्छा तो पहले आप क्या करो, धीमी गति से सीखते जाओ, धीमी गति से सीखते सीखते आप ऊपर जा रहे हो, तो ये आपके लिए क्या रहता है, सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। तो दूसरा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद नकारात्मक, नकारात्मक वाला कौन सा हो जाएगा? इसको लास्ट में रखेंगे कि पहले रखेंगे? चलो बताओ नकारात्मक को, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मकता बोला गया है ना, तो इसको हम किस में रखेंगे? मिश्रित को 3 में रखेंगे, ना तो एकदम ऊंचा, ना तो मतलब ज्यादा, ना तो धीमा, ना तो ज्यादा, और ये जो नकारात्मक है ये आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। समझ पाए? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सकारात्मकता का क्रम बोला गया है ना, तो ये सबसे ज्यादा सकारात्मक होगा, फिर ये उससे ज्यादा सकारात्मक होगा, ठीक। उसके बाद मिश्रित को ले सकते हैं क्योंकि इससे तो अच्छा ही है वो, ठीक, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, जिग जैग में हम जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद नकारात्मक जो है वो सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उन्नोत्तर, ठीक। तो दिया है क्या ये वाला ऑप्शन में? नहीं दिया है क्या यार? अरे लेकिन यही सही होगा ना। चलो नहीं दिया, इसी कारण आप लोग नहीं बता पा रहे थे क्या? चलिए तो 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। हाँ हो गया टाइम, ठीक। नहीं दिया है ना ये, तो ये क्या, इसको हम विलोपित कर देते हैं और ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। बस आपको समझ, हाँ अच्छा हाँ ठीक, तो नहीं दिया है ना ये, ठीक। 3 4 कर दी थी क्या? ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन है कल करें फिर? चलिए टाइम हो गया है, तो बिल्कुल अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन का पैटर्न तो लाइक करिएगा भाई, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं सभी इसी टाइम में 10 से 11 बजे, ठीक। चलिए आया समझ में? आया आप लोगों को समझ में? आज का क्वेश्चन भी आया समझ में? ठीक, चलिए बन जा रहा है मतलब आ गया, ठीक। चलिए थैंक यू। हाँ